चलिएगा। तो देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का जो दूसरा आता है वो है प्लांट ब्रीडिंग के बारे में। देखिए, अब प्लांट ब्रीडिंग क्या है, तो देखिए प्लांट ब्रीडिंग जैसा हमने एनिमल ब्रीडिंग को डील किया था वैसे ही प्लांट ब्रीडिंग के बारे में भी डील करेंगे। देखिए, प्लांट ब्रीडिंग इज द पर्पसफुल मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीसीज in order to create desired plant species, in order to create desired plant types that are better suited for cultivation, give better yield and are disease resistant। सिंपल सी बात है। देखिए, आप ऐसे पर्टिकुलर प्लांट को चाहते हैं जो आपके पास किसी भी पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशन में सरवाइव कर सके, उसके उससे जो आपको पर्टिकुलरली जो भी पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट मिले उससे उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा हो और कहीं ना कहीं उसको बीमारियां भी ना लगे। तो इन पर्पसेस को सॉल्व करने के लिए हम प्लांट ब्रीडिंग का यूज करते हैं, जिसमें हम ऐसे ही पर्टिकुलर स्पीशीज को कहीं ना कहीं यूज करेंगे प्लांट की, जिसमें कहीं ना कहीं वो डिजायरेबल क्वालिटीज या जो आप चाहते हैं जिन जिन चीजों को ऑफस्प्रिंग के या पर्टिकुलर जो उसके सीड्स होंगे, चाहे जो नया प्लांट होगा उसके अंदर जो चीजें आप डिजायरेबल चाहते हो वो उसमें होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ब्रीडिंग के थ्रू ही ये सब कुछ किया जा सकता है, क्योंकि जो आपके पास प्लांट होगा अगर आप सुपीरियर क्वालिटी का सेलेक्ट करेंगे और फिर ब्रीडिंग करवाएंगे तो कहीं ना कहीं तभी ये चीजें हो पाएंगी, अदरवाइज ये चीजें नहीं हो सकती हैं। अब देखिएगा, जो कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग होती है दैट इज इन्वॉल्विंग द क्रॉसिंग और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर लाइन्स फॉलोड बाय द आर्टिफिशियल सिलेक्शन टू प्रोड्यूस प्लांट्स विद डिजायरेबल ट्रेट्स ऑफ हायर यील्ड, न्यूट्रिशन एंड डिजीज रेजिस्टेंस। देखिए क्या बोलता है, जब जेनेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं तो मेंडल ने शुरुआत में ही आपके पास जब भी क्रॉसिंग करवाई थी तो हमेशा प्योर लाइंस के बीच में ही करवाई थी। याद है हमने जब चीज पढ़ी थी कि उसने प्योर डॉर्फ और प्योर आपके पास कहीं ना कहीं टॉल प्लांट के बीच में ही क्रॉसिंग करवाई थी। अब देखिए यहां भी जो क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग है उसके अंदर यही चीज करने की कोशिश कर रहे हैं। जो पर्टिकुलर आपके पास प्लांट ऐसे होंगे जिनमें जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइप का करेक्टर पाया जाता होगा, उन्हीं करेक्टर के बीच में कहीं ना कहीं क्रॉसिंग या हाइब्रिडाइजेशन करवाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद में उन्हीं पर्टिकुलर प्लांट्स को सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे जिनके पास में हायर यील्ड, न्यूट्रिशन या डिजीज रेजिस्टेंस की आपके पास में क्वालिटी होगी। अदरवाइज उन प्लांट को आप रिजेक्ट कर देंगे जिनके अंदर आपके पास वो डिजायरेबल क्वालिटीज जो या क्वांटिटीज जो आप चाहते हैं वो नहीं होंगी। तो देखिएगा, जो मेन स्टेप आपके प्लांट ब्रीडिंग में इन्वॉल्व होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला देखिएगा, फर्स्ट इज कलेक्शन ऑफ द वेरिएबिलिटी। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, वर्ड है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी और कई बुक्स के अंदर सेकंड वर्ड जो यूज किया होगा दैट इज जर्म प्लाज्म कलेक्शन। तो देखिएगा क्या है, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी इज द कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ऑल डिफरेंट वाइल्ड वैरायटी स्पीसीज and relatives of the cultivated species, the entire collection having all the diverse allele for all the genes in a given crop is being termed as the germplasm। देखिए बहुत सिंपल वे में मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जो वाइल्डर वैरायटीज होती हैं उन, जैसे मान लीजिए कुछ एक प्लांट हैं जो आपके पास में जिनकी देखभाल नहीं कर रहे हैं आप लोग, लेकिन आप देखेंगे उनकी ग्रोथ जो होती है वो बहुत ज्यादा फास्टर लेवल पर होती है एज कंपैरिजन टू कि जो आपके पास में हाउस में कल्टीवेटेड प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रोथ जो है वो उतनी ज्यादा बेटर नहीं होती है। क्योंकि जो वाइल्डर वैरायटीज होती हैं उनमें आपके पास मोस्ट ऑफनली वो सारे के सारे जीन पाए जाते हैं जिनकी जरूरत एग्जैक्टली में प्लांट को कहीं ना कहीं है, जिसकी वजह से उसके अंदर वो करेक्टर्स आते हैं। लेकिन जो आपके यहाँ म्यूटेटेड एलील्स होते हैं या म्यूटेटेड आपके पास वैरायटीज होती हैं प्लांट की, उनके अंदर ये चीज नहीं होती है। तो पहली चीज हमारी कोशिश यही है कि जो वाइल्डर वैरायटीज होंगी उनमें जो पर्टिकुलर आपके पास जीन्स हैं, उनमें जो पर्टिकुलर या डाइवर्सिटी है आपके पास एलील की, उसको कहीं ना कहीं हम कलेक्ट कर रखें। तो मीन बाय ऐसे ही पर्टिकुलर प्लांट्स को हमारे पास यूज करना हमारे लिए जरूरी है जिनमें सारे के सारे कैरेक्टर्स एज सच में पाए जाते हैं। सेकेंड नंबर दैट इज इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट। देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपके पास इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट है आपके पास, वो कैसी होनी चाहिए। देखिए, तो हमें ऐसे ही पेरेंट प्लांट सेलेक्ट करने पड़ेंगे जिनमें आपके पास डिजायरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स होंगे जो आपकी जरूरत के हैं। अगर आपकी जरूरत के ही वो कैरेक्टर नहीं है तो आप ऐसे प्लांट को कभी भी सेलेक्ट नहीं करेंगे। अब ऐसे पर्टिकुलर जो आपके पास पेरेंट प्लांट होंगे उसको आप मल्टीपल टाइम आपके पास सेलेक्ट कर सकते हैं, उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन का मेथड या क्रॉसिंग का मेथड कर सकते हैं। तो ये आपको इंपॉर्टेंटली पता होना चाहिए। सेकंड स्टेप आया आपके जर्म प्लाज्म कलेक्शन के बाद, दैट इज इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट। थर्ड आती है क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिएगा, हाइब्रिडाइजेशन जो है आपके पास जो आपने सेलेक्ट किए हुए हैं पेरेंट्स, जो आपके पास जिस तरह के आपके पास डिजायरेबल क्रॉप आप आने वाली जनरेशन के अंदर चाहते हैं वैसे आपको चाहिए, तो आपके पास में क्या करवाने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज क्रॉस
हाइब्रिडाइजेशन। अब क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन में जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल भी लिखा हुआ है, हाई प्रोटीन क्वालिटी ऑफ द वन पेरेंट मे बी नीडेड टू बी कंबाइंड विद द डिजीज रेजिस्टेंस ऑफ द अनदर पेरेंट। सिंपल सी बात है, एक पेरेंट ऐसा है जिसमें आपके पास प्रोटीन की क्वालिटी जो है वो आपके पास में बहुत ज्यादा है, और दूसरे वाला प्लांट ऐसा है जो आपके पास कहीं ना कहीं डिजीज रेजिस्टेंस वाली उसके अंदर प्रॉपर्टी ज्यादा है। तो दोनों के बीच में अगर क्रॉसिंग करवाइएगा तो आपके पास जो ऑफस्प्रिंग आएंगे वहां पर आपके पास दोनों के जो डिजायरेबल कैरेक्टर्स होंगे वो उस पर्टिकुलर ऑफस्प्रिंग प्लांट के अंदर आपको मिलेंगे। दैट इज हायर प्रोटीन क्वालिटी प्लस द डिजीज रेजिस्टेंस आपके पास कहीं ना कहीं ऑफस्प्रिंग प्लांट के अंदर आपको मिलेगा। तो थर्ड स्टेप हो गया, दैट इज क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन आप करवाने की कोशिश करेंगे, और जो डिजायरेबल कैरेक्टर आप कहीं ना कहीं ऑफस्प्रिंग प्लांट के अंदर चाहते हैं वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आता है फोर्थ नंबर के ऊपर, दैट इज सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ द सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट क्या हुए आपके पास, जो हाइब्रिड है या आपके पास कहीं ना कहीं जो ऑफस्प्रिंग प्लांट है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिएगा, द सिलेक्शन प्रोसेस इज क्रूशियल टू द सक्सेस ऑफ ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव एंड रिक्वायर्स केयरफुल साइंटिफिक इवेल्युएशन ऑफ द प्रोजेनी। देखिए, अब आपको एक इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर यह करना पड़ेगा कि देखिए, आपको जो ऑफस्प्रिंग प्लांट मिलेंगे वो तो बहुत ज्यादा नंबर में हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आप सिर्फ उन्हीं पर्टिकुलर हाइब्रिड प्लांट को या प्रोजेनिक प्लांट को आप यूज करने की कोशिश करेंगे जो आपके पास सुपीरियर कैरेक्टर्स होंगे जिसके पास में पेरेंट की कंपैरिजन में। अगर ऐसा नहीं है तो उन प्लांट को आप रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि उससे आपको ना तो हायर ईल्ड मिलने वाली है, ना तो सुपीरियर क्वालिटी मिलने वाली है, ना तो उनके अंदर डिजीज रेजिस्टेंस होगी। तो इसीलिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट स्टेप हो गया सेलेक्टिंग एंड टेस्टिंग ऑफ द सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट। आपको ऐसे हाइब्रिड प्लांट को ही सेलेक्ट करना है कहीं ना कहीं जो आपके पास पेरेंट से सुपीरियर होने वाला है। अब उसके बाद लास्ट स्टेप आती है, दैट इज टेस्टिंग, रिलीजिंग एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ द न्यू कल्टीवर्स। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। देखिए क्या लिखता है, द न्यूली सेलेक्टेड लाइन्स आर इवेल्युएटेड फॉर देयर यील्ड एंड अदर एग्रोनॉमिक ट्रेड्स ऑफ क्वालिटी एंड डिजीज रेजिस्टेंस। देखिए, किसी भी चीज को बाजार में उतारने से पहले उसको एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर कहीं ना कहीं ग्रो करने की हम कोशिश करेंगे। हमें ये तो समझ आ गया कि कहीं ना कहीं जो आपके पास पेरेंट प्लांट के कंपैरिजन में जो ऑफस्प्रिंग प्लांट है, अगर हमने वो सिलेक्ट कर लिया है, हमें लगता है कि वो सुपीरियर क्वालिटी वाला है, तो उसको भी हम टेस्ट करने की एक बार कोशिश करेंगे। उसी के बाद में उसकी पर्टिकुलर रिलीजिंग और उसकी कमर्शियलाइजेशन मीन बाय एडवर्टाइजिंग करेंगे, कहीं ना कहीं उसको बेचने की कोशिश करेंगे बाद में। अदरवाइज अगर हमें लगता है कि वो टेस्टिंग में कहीं ना कहीं उतने पर्टिकुलर कैरेक्टर्स हमें नहीं देता है, क्वालिटेटिव वैल्यू क्वांटिटेटिव वैल्यू ज्यादा नहीं है, डिजीज रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं है, तो ऐसे पर्टिकुलर प्लांट को हम अभी भी रिजेक्ट कर सकते हैं, बाजार में उसको उतारने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए ये 5 स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, दैट इज जर्म कलेक्शन करना, उसका इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट, थर्ड इज द क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, फोर्थ इज द सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ द सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट, एंड लास्ट इज द टेस्टिंग, रिलीजिंग एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ द न्यू कल्टीवर्स। ये सारे का सारा स्टेप जो है आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप प्लांट ब्रीडिंग को करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, दैट इज व्हीट और राइस की हमने क्वांटिटेटिव इंक्रीज करवाने की कोशिश की इस पर्टिकुलर प्लांट ब्रीडिंग के मेथड के थ्रू। तो देखिएगा, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट और राइस जो है वो आपके पास 1960 से लेकर 2000 के बीच में बहुत ज्यादा बढ़ गई, ऑलमोस्ट 7 to 8 टाइम्स जो आपके पास 1960 में हुआ करती थी, आज की डेट में जो व्हीट और राइस की प्रोडक्शन होती है वो ऑलमोस्ट 8 to 10 टाइम्स जो है आपके पास फोल्ड जो है वो इंक्रीज हो चुकी है आज तक 2020 तक आते हुए। देखिए, अब ऐसा क्यों हुआ एग्जैक्टली में, वो इसलिए हो पाया कि आपके पास सेमी ड्वार्फ वैरायटीज जो आपके पास राइस और व्हीट की थी वो इंट्रोड्यूस की गई, जिसकी वजह से आपके पास ये सारा का सारा वर्क हो पाया, और जो आपके पास क्वांटिटेटिव इंक्रीज चाहते थे आप व्हीट और राइस के अंदर वो आप कर पाए हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछी जाती है। जो ध्यान दीजिएगा, 1963 में सेवरल वैरायटीज सच एज सोनालिका एंड कल्याण सोना, ध्यान दीजिएगा, वर्ड आपको पता होने चाहिए। सेवरल वैरायटीज ऑफ सोनालिका एंड कल्याण सोना वर हाई यील्डिंग एंड डिजीज रेजिस्टेंस वर इंट्रोड्यूस ऑल ओवर दी व्हीट ग्रोइंग फील्ड्स इन इंडिया। देखिए, बहुत सिंपल सी चीज है, जिसमें आपके पास हायर यील्ड हो, जिसमें आपके डिजीज को रेजिस्ट करने की कैपेबिलिटीज होंगी, उसी पर्टिकुलर वैरायटीज ऑफ व्हीट को आपने कहीं ना कहीं यूज किया। तो सोनालिका एंड कल्याण सोना 1963 में जो आपके पास इंडिया के अंदर ग्रो की गई, उससे एक फायदा हो गया कि कहीं ना कहीं क्वांटिटेटिव आपके पास जो वैल्यू है व्हीट की
और आपके पास जो डिजीज रेजिस्टेंस थी उनको प्लांट की उनकी बहुत ज्यादा थी, इसीलिए कहीं ना कहीं रिवॉल्यूशन हो गई, व्हीट का जो आपके पास भंडार थे वो भरना शुरू हो गए। साथ ही साथ में आपके दूसरी सेमी ड्वार्फ वैरायटीज हैं दैट इज राइस की, दैट वर डिराइव्ड फ्रॉम IR8 एंड ताइचंग नेटिव 1। ध्यान दीजिएगा वर्ड्स पे, ये क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आपके सेमी ड्वार्फ वैरायटीज वर डिराइव्ड फ्रॉम IR8 एंड ताइचंग नेटिव्स वर इंट्रोड्यूस इन 1966। उनका नाम था आपके पास दैट इज जया एंड रत्ना। वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, जया जो है उसको आपके पास बनाया गया IR8 से, और रत्ना को बनाने के लिए हमने यूज किया टाइचंग नेटिव 1 को, और इसको इंडिया के अंदर आपके पास डेवलप किया गया। और ये सेमी ड्वार्फ वैरायटीज थी कहीं ना कहीं आपके पास राइस की, जिसके अंदर हाई यील्डिंग कैपेबिलिटी थी और आपके पास डिजीज रेजिस्टेंस की कैपेबिलिटी थी, जिसकी वजह से आज की डेट में आप देखेंगे बासमती जो आप आज की डेट में देखते हैं वो सारी की सारी एक तरह से इंट्रोड्यूस्ड पार्ट है जो इंडिया के अंदर अब ज्यादा ग्रो होती है एज कंपैरिजन जो आपके पास बहुत पुराने लेवल के ऊपर आपके पास कहीं ना कहीं वैरायटीज थी राइस की, जिनकी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव वैल्यू दोनों ही अच्छी नहीं थी और डिजीज तो वो रेजिस्ट कर ही नहीं पाते थे। तो उस समय उतना ज्यादा आपके पास में राइस के भंडार नहीं थे, ना तो व्हीट के भंडार हुआ करते थे। तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए कि प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू हमने कहीं ना कहीं बढ़ाने की कोशिश की है, जो है कन्वेंशनल आपके पास जो प्लांट ब्रीडिंग आती है। उसके बाद एक और एग्जांपल यहां पर कोट की जाती है, वो है आपका शुगर केन। तो शुगर केन की भी आपने कहीं ना कहीं प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू ही कहीं ना कहीं उसका यील्ड जो है, जो आपके पास एबिलिटी है उसकी ग्रो करने की किसी भी एनवायरमेंट के अंदर, वो बढ़ाने की कोशिश की। तो देखिएगा, एक है आपके पास सेक्रम बारबरी और दूसरी आपके पास सेक्रम ऑफिसिनेरम। इन दोनों को क्रॉस करवाया गया ताकि आपके पास क्वालिटेटिव वैल्यू को भी बढ़ा सकें और क्वांटिटेटिव वैल्यू को भी बढ़ा सकें। तो जो आपके पास यहां से प्लांट प्रोड्यूस हुआ उसमें आपका थिकर स्टेम थे, हायर शुगर कंटेंट था, और वो आपके पास नॉर्थ इंडिया में जो सॉइल होती है उसके अंदर ग्रो करने की वो कैपेबिलिटी रखता था। अदरवाइज जो नॉर्मली आपको शुगर की जो वैरायटीज ज्यादातर मिलेंगी, जो शुगर केन की सॉरी, जो आपका कंटेंट ज्यादा मिलता है वो साउथ इंडिया में जो आपके पास कहीं ना कहीं सेक्रम होती है उसमें जो क्वांटिटेटिव वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है। लेकिन उसी से हमने कहीं ना कहीं क्रॉसिंग करवाकर जो ऐसी पर्टिकुलर वैरायटीज प्रोड्यूस करने की कोशिश की है जो आपके नॉर्थ इंडिया में भी ग्रो कर सकती है, जिसमें हायर शुगर कंटेंट होता है, थिकर स्टेम होती है, रेजिस्टेंस टू द डिजीज होती है। तो ये दूसरा एग्जांपल है जो आपके पास व्हीट और राइस के बाद आती है, दैट इज शुगर केन। ये भी कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू हमने कहीं ना कहीं इसको इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद आते हैं मिलेट्स। तो हाइब्रिड मेज, जवार और बाजरा जो है उसको भी अब इंडिया के अंदर डेवलप किया जा चुका है, जो आपके पास हाई यील्डिंग तो है ही लेकिन रेजिस्ट करते हैं जो वाटर स्ट्रेस होती है उसको। तो कहीं ना कहीं इससे भी हम कहीं ना कहीं इन मेज की, जवार की और आपके पास बाजरा की जो क्वांटिटेटिव वैल्यू है उनको इंक्रीज करने में हमें मदद मिली। तो इनकी आज की डेट में जो फसल होती है वो भी ज्यादा होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आती है प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। देखिए, हम अब एग्जैक्टली में ये कोशिश नहीं कर रहे हैं कि हम क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट को बढ़ाने की कोशिश करें। देखिए, अगर कोई प्लांट डिजीज को रेजिस्ट करने वाला होगा तो कहीं ना कहीं उसकी बेटर यील्डिंग कैपेबिलिटी और बेटर क्वालिटेटिव वैल्यू जो है प्लांट प्रोडक्ट की हमें उस प्लांट से मिल सकती है। तो हमारी कोशिश ये है कि प्लांट ब्रीडिंग को हम यूटिलाइज करते हुए डिजीज रेजिस्टेंस का फंडामेंटल कहीं ना कहीं करने की कोशिश करें। तो ब्रीडिंग को कैरी आउट यहां पर करने की हम कोशिश करेंगे और ये इंपॉर्टेंटली है। तो देखिएगा, दो तरह के मेथड, या तो कन्वेंशनल मेथड के थ्रू या तो म्यूटेशनल ब्रीडिंग के थ्रू कहीं ना कहीं हम डिजीज रेजिस्टेंस को लाने की कोशिश करेंगे जो आपके पास न्यूअर ऑफस्प्रिंग प्लांट्स होंगे। तो देखिएगा, डिजीज रेजिस्टेंस कैसे आएगी। तो पहली चीज तो यही है कि सिलेक्शन ऑफ द जीनोम करने पड़ेगी जिसमें आपका डिजीज रेजिस्टेंस के आपके पास ट्रेट हो। उसके बाद मेटिंग करवाने पड़ेगी जो आपके पास सिलेक्टेड पेरेंट्स है। यहां पर वर्ड हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली में यूज होती है। थर्ड आती है आपका सिलेक्शन ऑफ द सुपीरियर हाइब्रिड। सेम वही चीज हो गई कि आपको वही वाले ऑफस्प्रिंग प्लांट सेलेक्ट करने हैं जो आपके पेरेंट्स से सुपीरियर है। उसके बाद टेस्टिंग करने पड़ेगी हाइब्रिड की कि सुपीरियर वैरायटी है भी वो कि नहीं है, और उसके बाद रिलीज करना पड़ेगा बाजार के अंदर, कमर्शियलाइजेशन करने पड़ेगी और आपके पास कल्टीवेटर्स जितने भी होते हैं उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये चीज आपको कहीं ना कहीं पता होनी चाहिए। अब देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, some crop varieties bred by hybridization and selection for disease resistant to fungi, bacteria and viral diseases are released। तो हमें ये पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी एग्जैक्टली क्रॉप और उसकी कौन सी वैरायटी है और किस पर्टिकुलर डिजीज को वो रेजिस्ट करती है, ये हमें पता होना चाहिए। तो देखिएगा, पहली है आपके पास दैट इज व्हीट।
तो वीट आपके पास उसकी एक वैरायटी है जिसका नाम हिमगिरी है। तो हिमगिरी इज बेसिकली शोइंग द रेजिस्टेंस टू दी लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट एंड हिल बंट। ध्यान दीजिएगा, इन डिजीजेस को रेजिस्ट करती है, दैट इज लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट एंड दी हिल बंट डिजीज। उसके बाद ब्रासिका आती है, तो ब्रासिका की जो वैरायटी है उसका नाम है करण राय या पूसा स्वारनिम, वो आपके पास व्हाइट रस्ट को रेजिस्ट करती है। उसके बाद कॉलीफ्लावर है, कॉलीफ्लावर की जो वैरायटीज हैं वो दो हैं, एक पूसा शुभ्रा और दूसरा आपके पास पूसा स्नोबॉल केबल। ये आपके पास में ब्लैक रॉट और कर्ल लाइक ब्लैक रॉट को दिखती है। उसके बाद काउपी, तो काउपी जो है वो आपके पास उसकी वैरायटी है जिसका नाम है पूसा कोमल। तो पूसा कोमल जो बैक्टीरिया ब्लाइट्स होती हैं उसको रेजिस्ट करती हुई दिखेंगी। और लास्ट आती है आपके पास चिली, तो चिली की एक वैरायटी है जिसका नाम है पूसा सदाबहार। पूसा सदाबहार जो है वो चिली मोजेक वायरस और टोबैको मोजाइक वायरस और आपके लीफ कर्ल डिजीजेस को रेजिस्ट करती हुई आपको दिखाई पड़ती है। अब इसमें से जो आपने याद रखनी है वो मेन एक दो है, एक आपके पास वीट की वैरायटी दैट इज हिमगिरी, और चिली जो आपके पास पूसा सदाबहार के नाम से जिसकी वैरायटी आज की डेट में अवेलेबल है। कौन सी डिजीजेस को ये रेजिस्ट करते हैं ये आप थोड़ा सा ध्यान रखते हो चलिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखिए उसके बाद आती है आपके पास म्यूटेशनल ब्रीडिंग के बारे में हम डील करेंगे, उससे भी हम कहीं ना कहीं डिजीज को रेजिस्ट करने की कोशिश करें। तो देखिए हमें ये पहले ही पता है कि म्यूटेशन क्या होती है, आउटर सडन जो पर्टिकुलर चेंज आता है आपके पास और उसी की वजह से जो जेनेटिक वेरिएशन कहीं ना कहीं आते हैं और जिसकी वजह से न्यूअर कैरेक्टर आपके पास कहीं ना कहीं इवोल्यूशन के दौरान में एड ऑन होने की कोशिश करते हैं। तो हमें पता है कि बहुत सारे आपके पास म्यूटेजेनिक एजेंट्स होते हैं, जैसे सर्टेन केमिकल्स होते हैं, सर्टेन रेडिएशन जो है वो कहीं ना कहीं म्यूटेशन जो है किसी एक पर्टिकुलर प्लांट के अंदर कॉज कर सकते हैं। तो उसी की वजह से कहीं ना कहीं न्यूअर कैरेक्टर की आपको एडिशन होते हुए दिखाई पड़ सकती है, कहीं ना कहीं आपके पास में कुछ एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो लॉस होते हुए आपको। लेकिन हम इस म्यूटेशनल ब्रीडिंग से यहां कहीं ना कहीं ये चीज करवाने की कोशिश करेंगे कि जो आपके पास आने वाले जो न्यूअर प्लांट हो उनके अंदर कहीं ना कहीं डिजीज को रेजिस्ट करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अब देखिए एग्जांपल्स में पहला एग्जांपल है दैट इज मूंग बीन, दैट इज बेसिकली रेजिस्टेंस showing the resistance to the yellow mosaic virus and powdery mildew। इसको भी बेसिकली हमने म्यूटेशन के थ्रू ही आपके पास इंट्रोड्यूस किया है। सेकंड आपके पास रेजिस्टेंस टू द येलो मोजेक वायरस इन भिंडी, भिंडी में भी आपके पास येलो मोजेक वायरस को कहीं ना कहीं रेजिस्ट करने की कैपेबिलिटी होती है। तो ध्यान दीजिएगा भिंडी को हम कहते हैं एबेलमोसस एस्कुलेंटस, ध्यान दीजिएगा। और इसके अंदर बेसिकली हमने जो कहीं ना कहीं जो जीन इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है वो आपके पास म्यूटेशन के थ्रू ही आपके पास में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है। और उसी पर्टिकुलर जो आपके पास एबेलमोसस आपके पास एस्कुलेंटस है उससे एक नई वैरायटी हमने प्रोड्यूस की है जिसका नाम है परभनी क्रांति। तो परभनी क्रांति जो है वो कहीं ना कहीं आपके पास में येलो मोजेक वायरस को रेजिस्ट करती हुई आपको दिखाई पड़ेगी, तो जिसकी वजह से आपको हायर यील्ड कैपेबिलिटीज उसकी दिखाई पड़ती है लेटर ऑन स्टेजेस के ऊपर। तो ये भी चीज कहीं ना कहीं आपको ध्यान देते हुए चलना, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने इसलिए आपको स्पेसिफिकली बोला। अब देखिएगा एक और क्वेश्चन जो आपसे पूछी जाती है और कहीं ना कहीं वो दूसरे किसी चैप्टर्स में लिखी होती है। देखिए एक आपके पास पर्टिकुलरली वीट की वैरायटीज हैं जिनका नाम है आपके पास सोनोरा 64 एंड लर्मा रोजा 64। देखिएगा नाम है सोनोरा 64 एंड लर्मा रोजा 64। ये आपके पास मैक्सिकन ड्वार्फ वीट वैरायटीज हैं जो आपके पास शरबती सोनारा और आपके पास पूसा लर्मा से कहीं ना कहीं गामा रेडिएशन जो थी उनका यूज कर हमने कहीं ना कहीं ये दो वैरायटीज बनाई थी जिनका नाम सोनोरा 64 है और लर्मा रोजा 64 है। इसको कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में पूछा जाता है, मैंने यहाँ कोट आउट नहीं किया है लेकिन मैंने कह दिया तो आप पक्का से याद रखिएगा। याद ना रहे तो वापिस से रिपीट कर इसी चीज को देख लीजिएगा यूट्यूब के ऊपर। चलिएगा नेक्स्ट पार्ट देखिए। नेक्स्ट है आपके प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग द रेजिस्टेंस टू दी पेस्ट। पेस्ट रेजिस्टेंस के लिए हम कहीं ना कहीं प्लांट ब्रीडिंग करवाने की कोशिश करें। अब सिंपल सी बात है वही फंडामेंटल हमें यूज करने पड़ेंगे, हमें ऐसे ही जीनोम सेलेक्ट करने हैं जो आपके पास कहीं ना कहीं उन पेस्ट को रेजिस्ट कर सकें। तो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट भी वैसे ही करने पड़ेगी, उसके बाद सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर हाइब्रिड्स करने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं उनकी टेस्टिंग करने पड़ेगी और टेस्टिंग करने के बाद नहीं उनका हम रिलीज और कमर्शलाइजेशन कर सकते हैं। तो देखिएगा कुछ एक क्रॉप और उनकी वैरायटी जो एग्जैक्टली में किन किन पेस्ट को रेजिस्ट कर सकती है उनको हम देखने की कोशिश करते हैं। जैसे आपके ब्रासिका की एक वैरायटी है जिसका नाम है पूसा गौरव, ये एफिड्स को रेजिस्ट कर लेती है।
उसके बाद आती है फ्लैट बीन्स। तो फ्लैट बीन्स की वैरायटी है, एक है आपके पास पूसा सेम 2 और दूसरी आपके पास पूसा सेम 3, जो आपके एफिड फ्रूट बोरर्स और जेसिड्स को कहीं ना कहीं आपके पास में रेजिस्ट करने की कैपेबिलिटी रखती है। उसके बाद आती है ओकरा। तो ओकरा की वैरायटी है आपके पास दैट इज पूसा स्वामिनी एंड पूसा A4, जो आपके यहाँ शूट एंड फ्रूट बोरर्स को कहीं ना कहीं रेजिस्ट करने की कैपेबिलिटी रखती है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और मैंने देखा है कि बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट आती है आपके पास बायोफोर्टिफिकेशन क्या होती है। देखिए यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया। देखिए बायोफोर्टिफिकेशन क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। ब्रीडिंग क्रॉप्स विद हायर लेवल ऑफ विटामिन एंड मिनरल और हायर प्रोटीन एंड हेल्थियर फैट्स, breeding for improved nutritional qualities have following objectives of improving protein content and quality, second oil content and quality, third is the vitamin content and last is the micronutrient and mineral content। अब ध्यान दीजिएगा, बायोफोर्टिफिकेशन से हमारी कोशिश क्या है, हमारी कोशिश ये है कि कहीं ना कहीं जो आपके पास न्यूअर जनरेशन वाले प्लांट आएंगे उनमें कहीं ना कहीं हमारे पास जो प्रोटीन का कंटेंट होना चाहिए वो भी ज्यादा प्रोड्यूस करने वाले होने चाहिए, उनकी जो क्वालिटी होगी वो प्रोटीन की वो भी ज्यादा होनी चाहिए, फैट का कंटेंट भी ज्यादा होना चाहिए, उसकी क्वालिटी भी ज्यादा होनी चाहिए, विटामिन का कंटेंट दैट इज क्वांटिटेटिव वैल्यू विटामिन की ज्यादा होनी चाहिए उन प्लांट के अंदर, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और जो मिनरल की क्वांटिटी होती है वो भी उनके अंदर ज्यादा होनी चाहिए। तो उस पर्पस से हम कहीं ना कहीं जो ब्रीडिंग करवाने की कोशिश करते हैं, तो आपके पास उस पर्टिकुलर ब्रीडिंग को करवाने के लिए हम एग्जैक्टली में बायोफोर्टिफिकेशन एक वर्ड यूज करते हैं, जो आपके पास कहीं ना कहीं जो आने वाले ऑफस्प्रिंग है उनके अंदर कहीं ना कहीं प्रोटीन का कंटेंट क्वालिटी ज्यादा होगी, ऑयल का कंटेंट क्वालिटी ज्यादा होगी, विटामिन कंटेंट उसकी वजह से ज्यादा होगा और माइक्रो न्यूट्रिएंट और मिनरल का कंटेंट भी उसकी वजह से आपके पास ज्यादा होता है। तो ये चीज भी आपको पक्का से ध्यान होनी चाहिए। देखिए एक आपके पास एग्जांपल यहां पर लिखा हुआ है दैट इज एटलस 66। ये एटलस 66 आपके पास व्हीट की एक वैरायटी है जिसके अंदर हायर प्रोटीन कंटेंट जो है आपको मिलती है। उसके बाद देखिएगा एक और क्वेश्चन जो आपकी आज की डेट में क्वेश्चन पूछी जा रही है वो है आपके पास इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो न्यू दिल्ली में है, उन्हें सर्टेन वेजिटेबल क्रॉप जो है जो आपके कुछ एक पर्टिकुलर चीजों में रिच है जो हमने बायोफोर्टिफिकेशन से तैयार की हैं, वो आपके पास इंट्रोड्यूस किए हैं आज की डेट में बाजार के अंदर। तो उसमें पहली आपके पास जिसमें विटामिन और आपके मिनरल का कंटेंट आपको ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। तो देखिए विटामिन ए एनरिच्ड आपके पास कैरेट, स्पाइनक और पंपकिन बाजार में कॉमनली आज की डेट में अवेलेबल है जो बायोफोर्टिफिकेशन से तैयार हुए। उसके बाद विटामिन सी एनरिच्ड आपके पास आज की डेट में कहीं ना कहीं और भी जैसे मस्टर्ड हो गई, आयरन जो आपके पास बथुआ हो गया, वो आज की डेट में अवेलेबल है जिसमें विटामिन सी की क्वांटिटी आपको ज्यादा मिलती है। तो आज की डेट में ऐसे स्पाइनक और बथुआ अवेलेबल है जिनके अंदर आयरन और कैल्शियम का कंटेंट जो है वो भी ज्यादा है, दैट इज मिनरल कंटेंट ज्यादा हो गया। प्रोटीन एनरिच्ड बीन आज की डेट में अवेलेबल जैसे लव हो गई, फ्रेंच बीन्स हो गई, गार्डन पीज होती हैं, ये सभी की सभी आज की डेट में बाजार में अवेलेबल है जिनके अंदर बायोफोर्टिफिकेशन के थ्रू हमने कहीं ना कहीं किसी ना किसी पर्टिकुलर चीज की क्वांटिटी को बढ़ाने या क्वालिटी को बढ़ाने की कोशिश की है। तो बायोफोर्टिफिकेशन में आपके पास प्रोटीन का कंटेंट और क्वालिटी, जो फैट होता है उसका कंटेंट और उसका क्वालिटी, विटामिन की क्वांटिटी, माइक्रो न्यूट्रिएंट और मिनरल की क्वांटिटी को ही बढ़ा सकते हैं। याद रखिएगा विटामिन की क्वालिटी और माइक्रो न्यूट्रिएंट या मिनरल की क्वालिटी के बारे में बायोफोर्टिफिकेशन में नहीं कहा गया है, इन दोनों की सिर्फ क्वांटिटेटिव वैल्यू के बारे में कहा गया। और प्रोटीन और जो फैट होते हैं उनकी क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव वैल्यू दोनों को इंप्रूव करने के बारे में बात की गई है। तो ये चीज आपको पक्का से ध्यान होनी चाहिए। चलिए अब तो सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में डिस्कशन है। देखिए क्या है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे हमें कुछ अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ पर्टिकुलरली फूड के कहीं ना कहीं अरेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी चाहे हम किसी भी पर्टिकुलर मेथड्स का यूज करें, कहीं ना कहीं आपके पास उतने फूड रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हो पाएंगे जितने होने चाहिए। ये एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है जो हमें देखना पड़ेगा। और इंपॉर्टेंट ये भी है कि हमें एक साथ ही साथ में खोज करने पड़ेगी जहां से हम कहीं ना कहीं जो इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स हैं कहीं ना कहीं पॉपुलेशन की उसको कंप्लीट कर सकें। तो देखिएगा सिंगल सेल प्रोटीन आपके पास एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आपके पास कुछ एक पर्टिकुलर आपके पास आज की डेट में
माइक्रोब्स हैं जिनका हम यूज कर इंडस्ट्रियल पर्पस से उनको कहीं ना कहीं उनसे कुछ एक पर्टिकुलर डिजायरेबल प्रोडक्ट जो है वो आप कहीं ना कहीं ले सकते हैं, और वो आपके पास है, दैट इज मेनली दी प्रोटीन। क्योंकि वाटर के बाद में आपकी बॉडी को सबसे ज्यादा जरूरत जिस चीज की पड़ती है वो प्रोटीन है। तो आपके पास जो माइक्रोब्स होते हैं उनको हम इंडस्ट्रियल स्केल पर कहीं ना कहीं ग्रो करने की कोशिश करते हैं, जो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो ये इंपॉर्टेंटली आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपके पास में पूछी जाती है। तो देखिएगा हम क्या लिखते हैं, सर्टेन माइक्रोब्स है, जैसे आपके पास स्पिरुलिना है, जो आज की डेट में जो वेस्ट वाटर होता है जो आपके पास पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट से आपके पास में कहीं ना कहीं निकलता है, उसमें आपके पास हायर कंटेंट ऑफ स्टार्च होती है, या आपके पास में कहीं ना कहीं ये भी कह लें कि उस पर्टिकुलर जहां पर भी वाटर पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन की जगह पर आपके पास स्पिरुलिना जो है वो बहुत कॉमनली आपको ग्रो करते हुए दिखाई पड़ती है। और उस स्पिरुलिना के अंदर आपके पास जो प्रोटीन की क्वांटिटी होती है वो बहुत ज्यादा आपको मिलती है, मिनरल या फैट की क्वांटिटी आपको बहुत ज्यादा दिखती है, कार्बोहाइड्रेट आपको बहुत ज्यादा मिलते हैं, विटामिन की क्वांटिटी आपको बहुत ज्यादा मिलती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है जहां से आपको ये सारी की सारी चीज मिलते हुए आपको दिखाई पड़ती है। अब सेकंड थिंग आपको ध्यान देने वाली ये भी है कि स्पिरुलिना जो है वो एक तरह से वाटर पॉल्यूशन इंडिकेटर हो गया। जहां पर पॉल्यूशन है वहां पर एग्जैक्टली स्पिरुलिना आपको ग्रो करता हुआ दिखाई पड़ता है, जिसमें हायर कंटेंट ऑफ प्रोटीन आपको बहुत कॉमन मिलती है। जितने भी लोग आज की डेट में जिम जाते हैं उनको एक पर्टिकुलर चीज को कंज्यूम करने के लिए कहा जाता है, वो स्पिरुलिना के कैप्सूल्स आते हैं, क्योंकि वो एक नेचुरल आपके पास प्रोटीन आपको प्रोवाइड करती हुई आपको दिखाई पड़ती है। लेकिन बात यही है कि आपको इंडस्ट्रियल पर्पस से उनको अगर यूज करना है तो कहीं ना कहीं आपको उनकी प्योरिफिकेशन करना जरूरी पड़ जाती है। अगर प्योरिफिकेशन नहीं होगी तब तो वो बेसिकली हार्मफुल होते हैं। सेकंड आपके पास मिथाइलोफिलस, आपके पास मिथाइलोट्रॉफस भी आज की डेट में आपके पास एक और माइक्रोब अवेलेबल है, जो आपके पास हायर कंटेंट ऑफ जो प्रोटीन है वो आज की डेट में इस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम तैयार कर लेते हैं, जो भी एक इंपॉर्टेंट रोल आपको प्ले करता हुआ दिखाई पड़ता है सिंगल सेल प्रोटीन की तरह। ये इंपॉर्टेंट। अब उसके बाद आता है आपके पास कॉन्सेप्ट दैट इज टिश्यू कल्चर के बारे में, या माइक्रो प्रोपेगेशन, जिसको बहुत कॉमनली आपकी बुक्स के अंदर एक और टर्मिनोलॉजी से लिखा हुआ है। देखिए, तो आपके पास जितने भी प्लांट्स होते हैं उनकी आपके पास एक कैपेसिटी होती है कुछ आपके पास रीजनरेट करने की न्यूअर प्लांट को पेरेंट प्लांट से। अब ध्यान दीजिएगा, पेरेंट प्लांट में आपके पास कुछ एक पर्टिकुलर सेल्स होते हैं जिनको हम टोटीपोटेंट सेल्स कहते हैं। वर्ड क्या यूज करते हैं? टोटीपोटेंट सेल्स। तो हम उस प्लांट कैपेबिलिटी को यूटिलाइज करते, दैट इज टोटीपोटेंसी। अब देखिएगा, मान लीजिए एक आपके पास पेरेंट प्लांट है, उस पेरेंट प्लांट का एक छोटा सा हिस्सा हमने उससे ब्रेक कर लिया, तो उस पर्टिकुलर छोटे से हिस्से में भी कहीं ना कहीं वो सेल अवेलेबल होंगे जिसमें आपके पास कहीं ना कहीं डिवाइड करने की कैपेबिलिटी होगी। जब वो डिवाइड करेंगे तो बेसिकली आपके पास वो उसी तरह से डिवाइड करेंगे जैसे आपके पास पेरेंट सेल जो वो आपके पास डिवाइड करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि उस आपके पास जो छोटा सा हिस्सा आपने उस पेरेंट प्लांट का ब्रेक कर लिया है, उसके पास में वो कैपेबिलिटी है कि वो आपके पास वैसा ही सिमिलर प्लांट आपको तैयार कर दे सकता है जैसा आपके पेरेंट प्लांट है, क्योंकि उनके पास एक प्रॉपर्टी है, दैट प्रॉपर्टी इज द टोटीपोटेंसी। अब टोटीपोटेंसी में क्या होता है, सिमिलर टाइप के सेल ही आपके पास लगातार बनते हैं। मीन बाय अगर हम यहां पर ये कहें कि जिन सेल को या जिस पर्टिकुलर छोटे से हिस्से को प्लांट का हमने यूटिलाइज किया है और उससे आपका पेरेंट प्लांट कहीं ना कहीं बनाया है, तो वो एग्जैक्टली में जो वर्केबिलिटी कर रहा है वो आपके पास इस तरह से है कि वो आपके पेरेंट प्लांट की तरह पर आपके पास में बन जाएगा बाद में जाकर, क्योंकि टोटीपोटेंसी का एक्शन आप यूज करते हुए दिखाई पड़े। अब देखिएगा क्या होता है, जिस छोटे से हिस्से को आप यूज कर रहे हैं पेरेंट प्लांट से डिटैच कर उसको हम एक्स प्लांट कहते हैं, और एक्स प्लांट को हम कहीं ना कहीं ऐसे सुटेबल न्यूट्रिशनल मीडियम के अंदर डालने की कोशिश करते हैं, एसेप्टिक कंडीशंस के अंदर डालने की कोशिश करते हैं, और उसको ऐसे पर्टिकुलर फाइटो हार्मोन्स कहीं ना कहीं देते हैं जिससे आपके पास वो पर्टिकुलर एक्स प्लांट कहीं ना कहीं ग्रो कर सकता है। अब देखिए, पेरेंट प्लांट से आप ऐसे पर्टिकुलर छोटे छोटे तो बहुत सारे हिस्से आपके पास उससे डिटैच कर उसको कहीं ना कहीं आप क्या कर सकते हैं, सुटेबल एनवायरनमेंट जो लैब कंडीशंस के अंदर एसेप्टिक कंडीशंस उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, फाइटो हार्मोन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पास एक पेरेंट प्लांट से मल्टीपल ऑस्प्रिंग प्लांट सिमिलर टू पेरेंट प्लांट आप तैयार कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर जो आपके पास ये प्रोसेस है इसको माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं। माइक्रो प्रोपेगेशन में क्या हुआ, हमने कहीं ना कहीं टोटीपोटेंट जो एक्शन है उसकी यूटिलाइजेशन कर
एक पेरेंट प्लांट से उसके छोटे छोटे हिस्सों को ब्रेक करते हुए कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर छोटे छोटे प्लांट हिस्सों को हमने ऐसे पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशंस और फाइटो हार्मोन्स दिए हैं जिसकी वजह से वो आपके पास छोटे छोटे हिस्से आज की डेट में पेरेंट प्लांट की तरह ग्रो करते हुए आपको दिखाई पड़ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है जिसको हम माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं। एक पेरेंट प्लांट से उसी पेरेंट प्लांट की तरह हमने ऑफस्प्रिंग प्लांट जो पूरी तरह से तैयार कर लिए जिनका नंबर आज की डेट में बहुत ज्यादा है। अब देखिए होगा क्या, जो आपके पास कहीं ना कहीं जो पेरेंट प्लांट से आपके पास कहीं ना कहीं ऑफस्प्रिंग्स बने होंगे, ऑफस्प्रिंग वाले प्लांट आए होंगे, प्रोजेनिक प्लांट्स आए होंगे, वो आपके पास पूरी तरह से सिमिलर होंगे जो आपके पास पेरेंट प्लांट है। तो उन पर्टिकुलर सारे के सारे प्लांट्स को हम सोमा क्लोन्स कहते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं? सोमा क्लोन्स कहते हैं। और इन सोमा क्लोन्स की फॉर्मेशन आपको कहीं ना कहीं टोमेटोज, जो आपके बनानास होते हैं और एप्पल्स होते हैं, उनकी आज के डेट जो उनकी फसलों को ग्रो करने के लिए हम यूज करते हैं इस सभी की सभी टेक्निक्स को, दैट इज टिश्यू कल्चर या माइक्रो प्रोपेगेशन को। अब ध्यान दीजिएगा, एक आपके पास इसी टिश्यू कल्चर की इंटरनल टेक्निक है जिसको मेरिस्टेमेटिक कल्चर कहते हैं या मेरिस्टेम कल्चर कहते हैं। अब देखिए मेरिस्टेम कल्चर में क्या होता है, मान लीजिए कुछ प्लांट जो है वो डिजीज हो जाते हैं, लेकिन उस प्लांट की जो एग्जैक्टली में मेरिस्टेम होती है वो डिजीज फ्री होती है हमेशा। तो हम क्या करते हैं, उस मेरिस्टेम को निकालते हैं और उस मेरिस्टेम को आपको मिलती कहां है वो मेरिस्टेम, या तो एपिकल या एक्सिलरी पार्ट में मिलती है प्लांट के, तो वहां से आप उस मेरिस्टेम को निकाल कर उस पर्टिकुलर मेरिस्टेम को ऐसी पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशंस कहीं ना कहीं प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं जो आपके पास एग्जैक्टली में उसमें जो टोटीपोटेंट एक्शन है वो उसकी यूटिलाइजेशन हो सके और उससे आपके पास कहीं ना कहीं आज की डेट में डिजीज फ्री प्लांट जो है आप तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं फ्रॉम द डिजीज प्लांट। देखिए मेरिस्टेमेटिक कल्चर से हुआ क्या, जो आपके पास में डिजीज्ड वाला प्लांट था उसका मेरिस्टेम हमने यूज किया, उस मेरिस्टेम की आपके पास कहीं ना कहीं जो टोटीपोटेंसी की नेचर है उसको यूटिलाइज करते हुए हमने कहीं ना कहीं आपके पास पेरेंट प्लांट की तरह आपके पास में जो प्लांट है वो बनाने की कोशिश की है। लेकिन अब वो वायरस फ्री प्लांट होंगे, उनको कोई ना कोई डिजीज नहीं होगी अब, क्योंकि आपका जो मेरिस्टेम है वो हमेशा डिजीज फ्री रहता है। और माइक्रो प्रोपेगेशन या टिश्यू कल्चर की टेक्निक से अपने मेरिस्टेम को निकाला, उसको कहीं ना कहीं ग्रो करवाने की कोशिश की है। तो ये इंपॉर्टेंटली आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। अब देखिएगा एक और आपके पास जो वर्ड आती है वो है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन या प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन क्या होती है। देखिए आपके पास में यहां पर क्या किया जा रहा है, आपका दो पेरेंट प्लांट है, ठीक है जी। तो दो पेरेंट प्लांट या मान लीजिए पेरेंट सेल है, हम प्लांट के बारे में बात करिए, टेक्निक कहां पर फॉलो हो रही है, प्लांट सेल, क्योंकि प्लांट ब्रीडिंग के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो दो पेरेंट जो आपके पास सेल हैं उनको हमने किसी इस तरह से ट्रीट किया है कि उसकी जो सेल वॉल है उसको हमने रिमूव कर दिया। देखिएगा यहां इस पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर आपको बहुत कॉमनली उस चीज को दिखाया गया है। ये देखिए, ये आपके पास कहीं ना कहीं ये है प्रोटोप्लास्ट ए और ये प्रोटोप्लास्ट बी, पेरेंट सेल है जी। हमने क्या किया, इसकी सेल वॉल को रिमूव किया। तो सेल वॉल के बिना अगर प्लांट सेल है तो उसको हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। तो सेल वॉल को रिमूव करने के लिए हम सेलुलेज या पेक्टिनेट का यूज करते हैं। पेक्टिनेज एंजाइम्स आते हैं, सेलुलेज नाम के एंजाइम आते हैं, उनका हम यूज करने की कोशिश करते हैं और उनसे हम कहीं ना कहीं सेल वॉल को ब्रेक करवाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फंडामेंटल हो गया। अब हमने ब्रेक करवा लिया तो आपके पास दो पर्टिकुलरली प्रोटोप्लास्ट तैयार हो गए। अब इन दोनों प्रोटोप्लास्टिक सेल को हम एक मीडियम के अंदर डालते हैं जिसका नाम है पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल सॉल्यूशन। पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल सॉल्यूशन में जब डालते हैं तो ये कहीं ना कहीं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दो सेल की, पेरेंट सेल की, वो क्या कर जाएंगी, फ्यूज कर जाएंगी और लेटर ऑन धीरे धीरे कर आपके पास न्यूक्लियस भी फ्यूज कर जाएगा। और न्यूक्लियस फ्यूज होने के बाद में आपके पास जो एक ही सेल बच जाएगा जिसको हम कहेंगे हाइब्रिड सेल है। अब देखिए हमने जो प्लांट सेल है उसके जो सोमैटिक सेल है उन सोमैटिक सेल से हमने प्रोटोप्लास्ट तैयार किए और प्रोटोप्लास्ट के बीच में हमने कहीं ना कहीं फ्यूजन करवाने की कोशिश की है और फ्यूजन से जो आपके पास सेल तैयार हुआ उसको सोमैटिक हाइब्रिड सेल के नाम से हम जानते हैं। और इसी पर्टिकुलर टेक्निक को हम सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन या प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि आज की डेट में हम जो पोमैटो तैयार करते हैं तो जो ये पोटैटो और टमाटो की हमारे पास में जो प्लांट सेल्स होते हैं उनकी फ्यूजन से हमारे पास एक वैरायटी हमने तैयार की है जिसका नाम पोमैटो है। और पोमैटो जो है आपके पास एक सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन या प्रोटोप्लास्ट कल्चर की वजह से हमने तैयार किया है। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपको पूछी जाती है। तो ये आपके पास सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन से जो एलो पॉलीप्लॉइड्स होते हैं हम कहीं ना कहीं तैयार करने की कोशिश करते हैं। ये भी एक क्वेश्चन आपसे पूछी जाती है, तो ये भी पक्का से आप ध्यान रखने की कोशिश करिएगा।